કહેવાય છે કે શોખ બડી ચીજ હોતી છે અને લોકોને કેવા કેવા નવા નવા પ્રકારના શોખ હોય છે અને શોખ પૂરા કરવા માટે લોકો કંઈ પણ કરતા હોય છે. ત્યારે આજે એક એવા યુવાનની મુલાકાત તમને કરાવવાની છે કે જેઓને પણ એક અલગ પ્રકારનો શોખ હતો અને એ શોખ એમને આખા ભારત સુધી પ્રવાસ કરવા માટે લઈ ગયેલ છે. પ્રવાસ કરવા માટે તેઓ નીકળી ગયા છે અને હાલ મોરબી સુધી ખેંચી લાવેલ છે. નમસ્કાર, મોરબી અપડેટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપનો દોસ્ત સિંહ નીરવ મંસેતા. હાલ મોરબીમાં એક યુવાન આવેલ છે જેઓ મૂળ બિહારના છે અને તેઓ ભારત દર્શન યાત્રાએ નીકળ્યા છે અને 12 જ્યોતિર્લિંગ અને 4 ધામની તેઓ યાત્રા સાયકલ દ્વારા કરવાના છે. હવે આપણે બધા અત્યારે ઘરેથી કંઈક વસ્તુ લેવા બાજુમાં જવું હોય તો આપણે મોટરસાયકલ લઈને, સ્કૂટર લઈને, બાઇક લઈને જતા હોય છે. મોરબીમાં તો એટલા બધા આપણે કાર પણ એટલી છે, ગાડી એટલી છે કે આપણે ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન એટલો છે. ત્યારે એક યુવાન છે એ પર્યાવરણ જાગૃતિના અભિયાન સાથે અને માત્ર શોખથી આ સાયકલ યાત્રા પર નીકળેલ છે. જો આખો એમનો સરંજામ, આખો એમની વસ્તુઓ એમની સાથે છે. પેલા બતાવો એમને. આખો આ ભાઈ છે, એમનું નામ છે અજીત ચૌધરી અને તેઓ બધે ફરે છે એટલે બધા એને બંજારા કહેતા, એટલે એમણે એમનું નામ જ બંજારા અજીત રાખી દીધું. તો આ અજીતભાઈ છે એ અત્યારે મોરબી પહોંચ્યા છે અને મોરબી આજ રોકાણા છે. એટલે આજે અમે આજ ખાસ વિશેષ વાતચીત કરવા એમની સાથે અમે અહીં उपस्थित થયા છીએ. अजीत भाई, मोरबी में आपका स्वागत है. मोरबी अपडेट में आपका स्वागत है. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजीत चौधरी है जी. कितना समय हुआ आप बिहार से निकले? आज मुझे पक्का 6 महीने हो गए. मैं 19 जनवरी को निकला था और आज 19 जुलाई है, तो 6 महीने हो गए आज. बहुत बढ़िया. क्या आपको किस हेतु से आप ये पूरा भारत दर्शन के लिए निकले हैं और क्या चल रहा है आपके जहन में कि इससे क्या फायदा होगा? एक तो ये मेरा मतलब बचपन से जब मैं 9th 10th में था उस समय मेरा ड्रीम था कि मैं पूरा ऑल इंडिया भ्रमण करूं और अपने सभी राज्यों के लोगों से, सभी राज्य के कल्चर और वहाँ के वातावरण, वहाँ के रहन सहन को देखूं और जानूं, अपने अंदर उतारूं. क्योंकि ये पूरा भारत अपना घर है और जितने भारत के राज्य में वो एक तरह से हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो सभी से मिलना था और एक अलग एक्सपीरियंस लेना था लाइफ का. तो उसके लिए मैं निकला और ये मेरा इस साल निकलने का मकसद ये था क्योंकि मेरे घर वाले मेरे शादी के पीछे पड़े हुए थे. तो शादी तो मान लीजिए हो जाता तो मैं इस तरह से नहीं घूम पाता हूँ जिस तरह अभी मैं घूम रहा हूँ. मैं 6 महीने हो गए, मैंने अभी तक 15 राज्य कंप्लीट किए हैं और 15 राज्य में मैंने 9,200 किलोमीटर अभी तक का मैंने दूरी तय कर लिया है जी. और मैंने बोला घर वालों को कि शादी तो 6 महीने बाद भी हो जाएगा, लेकिन ये ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा हमेशा. शादी हो जाए फिर घूमना फिरना बंद हो जाता है. आप ऐसा मानते हैं? जी जी. और इतने इस तरह से नहीं घूम पाते. मानते हैं या वास्तविकता है? जिसकी शादी हुई उसको पता होगा ये सही है ना, वो मन में समझ जाएगा. मतलब कितना दिन हुए आपको? 6 महीने हो गए. तो रोज एवरेज कितना किलोमीटर हो जाता? अभी मैं जब घर से निकला था तो 80 से 100 प्लस के आसपास का एवरेज था. क्योंकि हमारे इधर एक तो मैं ठंड में निकला था जनवरी में, तो उस समय क्या था कि रेस्ट नहीं करता था दोपहर में, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा साउथ की तरफ तो गर्मी का सीजन चालू हो गया था, तो दोपहर को 1-2 घंटा रेस्ट करना पड़ता था, तो एवरेज भी कम हो गया था. तो उस समय 60-70 किलोमीटर का एवरेज था. अभी क्या है कि बारिश का मौसम आ गया, फिर मतलब मैं 3 ऋतुओं से होकर गुजर रहा हूँ अभी. तो अभी बारिश का सीजन के कारण भी मैं थोड़ा कम उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से चल रहा हूँ. तो अभी भी मेरा 60 से 70 का एवरेज है डेली का. अभी आज मोरबी में यहाँ पे आ गुटो रोड पर भाई एक फैक्ट्री में रोकाना है. फैक्ट्री वाला भाई एमने कीधुं के અહીંયા રોકાઈ જાવ. ફેક્ટરીનું નામ તો મને ખ્યાલ નથી અત્યારે. અમે એ જ ફેક્ટરીએ ઊભા છીએ. નિયો ફેક્ટરી है सिरेमिक में ઊભા છે. એમણે કીધું કે અહીંયા રોકાઈ જાવ. तो તમારે आपको ये दिक्कत नहीं होता कहीं पे कि आप निकले हैं तो रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती या फिर रात को आप कहीं पे रुक जाते हैं? आपका क्या साथ क्या लेके निकले? एक तो मेरे पास, मैं साइकिल में ये मेरा टेंट है, जो कैंपिंग टेंट बोलते हैं जिसको. ये मैट्रेस है जिसको मैं टेंट के अंदर बिछा के सोता हूँ. और ये स्लीपिंग बैग बोलते हैं इसको, जो कि ठंड के लिए, जो कि मैं 4 महीने से यूज नहीं किया हूँ. और इसमें मेरे कपड़े हैं. नीचे छोटे छोटे गैस चूल्हे भी हैं. जो कि इमरजेंसी के लिए खाना वाना बनाने के लिए मैं मैगी और थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह रात को बना लेता हूँ कभी. तो ये पूरा सेटअप है मेरा. मतलब सब साथ में लेके निकला हूँ. तो जब भी आपको कहीं पे ऐसा हो कि रहने को नहीं मिलता जगह तो आप ये टेंट बिछा लेते हैं? मैं ज्यादातर अगर हाईवे पे रात होती है, मैं तो अंधेरा में नहीं चलाता हूँ. शाम होने के बाद मैं शाम होने से पहले मैं रुक जाता हूँ. तो अगर कोई मंदिर, आश्रम या धर्मशाला मिल गया तो वहाँ पे जाके पुजारी से, बापूजी से बात करके वहाँ रुक जाता हूँ. अगर वो नहीं हो पाता है तो मैं हाईवे पे पेट्रोल पंप और ढाबा, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सुविधा होती है, CCTV कैमरा रहते हैं और वो लोग
24 घंटे वहाँ पे रहते हैं, तो सिक्योरिटी भी बना रहता है, तो वहाँ पे बात करके उन लोगों के साथ रुक जाता हूँ। अगर वो भी नहीं हुआ तो लास्ट में मैं किसी होटल या लॉज में जाता हूँ जिसमें मुझे खर्च होते हैं। तो मैं बहुत कम बजट में अभी ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरा एवरेज एक महीने का 5 से 6 हजार 7 हजार के अंदर एक महीने का हाँ। पूरा ये बजट अभी रहता है। आप मोरबी कब ही आज ही आए? मैं मोरबी 3 दिन पहले आया था। अच्छा। और मैं यहाँ पे मोरबी में संघ कार्यालय RSS कार्यालय हाँ। में रुका था। और वहाँ पे एक भैया ने बताया कि यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर नारायण सरोवर है। हाँ है और कच्छ में। हाँ जी, और आशापुरा माता मंदिर है जो कि यहाँ की बहुत सारे राष्ट्र के कुल देवी भी है। तो जब इतने दूर आए हो तो वहाँ का भी दर्शन कर लो। बढ़िया है। तो अगर मैं साइकिल से सोचा, अगर मेरा वो रूट नहीं है तो मैं उधर जाता हूँ और आता हूँ तो मुझे 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है भैया, मैं आपके पास साइकिल छोड़ के जाता हूँ। मैं बस से गया, परसों में बस से गया, पूरा दिन बस में था और शाम को वहाँ पहुंचा, धर्मशाला में रुका। फिर वहाँ अगले दिन सुबह दर्शन वगैरह करके फिर वहाँ से अगले दिन कल रात को यहाँ वापस मोरबी में पहुंचा था। और मोरबी से आज मुझे जाना था पिपली। हाँ। तो आज मेरा टारगेट था 107 का टारगेट था। लेकिन मैं 7-8 किलोमीटर आया था और एक सर थे जो ओनर है कंपनी के, उन्होंने देखा और बुलाया था कि आओ हम आपसे बात करना है। फिर उनसे बात किया, फिर पूरे कंपनी में ये कारखाने में मैं विजिट किया, घूमा। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के लोग भी थे और सभी ने इतना फोर्स किया कि भैया आज हमारे यहाँ रुक जाइए, आज हमारे साथ खाना खाइए। तो हम सबके घर गए और चाय नाश्ता खाना वगैरह हुआ। तो उन लोगों का भी प्यार था, उन लोगों को मना नहीं कर पाया मैं। और मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा था तो मैं भी सोचा कि चलो जब इतने सभी बोल रहे हैं तो मैं भी रुक गया यहाँ पे। मोरबी आके कैसा लग रहा है? मोरबी आके भी बहुत अच्छा लगा और पूरे गुजरात में भी बहुत वैसे गुजरात में आप इतने दिनों से घूम रहे जी, हैं, मैं 28 गुजरात का कैसा अनुभव रहा एक आपका? तो मैं 28 दिन हो गए हैं मुझे गुजरात में। और मेरा यहाँ 28 दिन हो गया और मुश्किल से 1000 रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक तो काठियावाड़ी और सौराष्ट्र में इतने सारे मंदिर, धर्मशाला, आश्रम वगैरह हैं, तो रहने की और खाने की व्यवस्था उसमें हो जाती है। अगर वो उसमें नहीं भी होती तो रास्ते में ही बहुत सारे लोग बुला के मुझे फोर्स करके भाई हमारे यहाँ खा लो, नाश्ता कर लो, या होटल वाले पैसे नहीं लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इतना मैं सुना था गुजरात के बारे में कि लोग बहुत हेल्पफुल है, लेकिन जब खुद से इस एक्सपीरियंस को कर रहा हूँ ना, तो वो अलग एक्सपीरियंस मेरा जो पूरा हमेशा जिंदगी के लिए रहेगा, मतलब वो ठीक है। और ये सभी मैं भी अपने वीडियो वगैरह के माध्यम से सभी को दिखाता हूँ और कि कहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मेरे साथ बहुत सारा मतलब बात है बोलने के लिए, हर राज्य के लिए, हर जगह के लिए। और बुरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मेरे पास छोटा सा भी, इतना सा भी नहीं है। 6 महीने में अभी तक मेरा कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इतने टाइम से आप घूम रहे हैं पूरे भारत में, पर आपको कहीं पे भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो आप बुरा कह सकते? नहीं। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहाँ के कहीं पे आप फंस गए हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप हमें शेयर कीजिए। अच्छा हाँ जी, एक था स्टार्टिंग में, मतलब 2 महीने से ऊपर हो गए थे और मैं छत्तीसगढ़ से तेलंगाना की तरफ बढ़ रहा था। तो मैं छत्तीसगढ़ में आर्मी कैंप में, वो लोग मुझे खुद बोल देते थे कि आगे मत जाओ, आज यहाँ रुक जाओ, क्योंकि नक्सलाइट एरिया था। तो मैं उन लोगों को बात मान के वहाँ रुकता था। तो लास्ट जो मैं रुका था छत्तीसगढ़ में, तो वहां से जब कैंप से निकल रहा था तो वहाँ के जो कमांडेंट सर थे उन्होंने पूरा नाश्ता वगैरह पैक करके दिया था। और मैं छत्तीसगढ़ से तेलंगाना में फर्स्ट टाइम इन कर रहा था। तो उस समय मैं फर्स्ट टाइम पंचर हुआ था, मेरे साइकिल का पीछे वाला टायर फर्स्ट टाइम पंचर हुआ था। तो मेरे पास पंचर किट वगैरह मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ। तो रास्ते में मैंने जिंदगी में पहली बार पंचर बनाया था, वो भी मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए पंचर बनाने में। वो बना के नाश्ता वास्ता करके मुझे 3-3.5 घंटे हो गए थे। मेरा जो डेस्टिनेशन था वहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया और 6-6:30 बजे के आसपास अंधेरा हो चुका था। और मैंने मैप पे देखा कि 1 किलोमीटर आगे एक मंदिर शो कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो मंदिर पे रुक जाऊंगा। जब मैं वहाँ 1 किलोमीटर आगे पहुंचा तो वहाँ पे छोटा सा पहाड़ था, इधर छोटा सा पगडंडी रास्ता है और यहाँ गोदावरी नदी बह रही थी और मंदिर के नाम पे छोटा सा एक मंदिर था। और मैं सोचा अब क्या करूं, कहाँ रहूं। तो मैंने महादेव को याद किया। मैं जब भी ऐसे दुविधा में फंसता हूँ तो महादेव को याद करता हूँ, क्योंकि उनके नाम पे ही निकला हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना साइकिल लगाया और टेंट निकाल के लगाने ही वाला था कि मुझे नदी के किनारे से ट्रक का लाइट ऑन हुआ, वो दिखा। तो मैं वहाँ गया, मैं सोचा कुछ लोग होंगे उनसे बात करता हूँ। तो वहाँ गया तो 2-3 ट्रक थे जो कि नदी से रेत निकालते थे, वो ट्रक में डाल के और आउट ऑफ मतलब ले जाते थे। वो घर वगैरह बनाने के लिए जो रेत होते हैं वो मिट्टी निकाल के ले जाते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे 15-20 लोग थे और एक आदमी जो लिख रहा था कितने ट्रक गए, कितने ट्रक बचे हैं, ये वो सभी बायोडाटा लिख रहे थे। तो एक तो है क्या, साउथ में मैं फर्स्ट टाइम गया था उस तेलंगाना,
तो उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी हाँ। और मुझे तेलुगु नहीं आती थी। वो तो अभी का मतलब इतना टेक्नोलॉजी हो गया है, मोबाइल में गूगल मैप से मैंने गूगल ट्रांसलेट किया, हिंदी में तेलुगु किया, उनको पढ़ाया। वो भैया ने बताया कि भाई इधर आसपास किधर भी मत रुकना, क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रैवल और नक्सलाइट एरिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ था। तो वो बोले कि हमारे गांव में भी छोटा मंदिर है, वहाँ पे भी नहीं लगा सकते हो, ऐसा करो चलो हमारे घर के पास में बगीचा है, वहाँ पे लगा लेना। तो मुझे किसी का आसरा चाहिए था कि कोई बस इतना बोल दे कि भाई यहाँ तुम टेंट लगा लो, इसमें तुम न जानवर से खतरा है ना किसी आदमी से खतरा है। हाँ। तो मैं उनके साथ चला गया, और जब मैं उनसे नाम पूछा था तो उनका नाम शिवा कृष्णा था। हाँ, वाह, ये बहुत बढ़िया तो ये मैं अगले दिन नोटिस किया। मैं जब डायरी लिखता हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा कुछ होता है, तो मैं जब लिख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि अच्छा उस भैया का नाम, मैं भगवान शिव को याद किया था, और जब उस आदमी ने मेरे को अपने घर पे रखा और उनका नाम भी शिव था। वहाँ 10-15 लोग से ज्यादा लोग थे, किसी के घर जा सकता था, लेकिन मैं उनके घर गया। हाँ, तो मतलब ये भगवान आपके साथ जी है, वो ऐसा आपको उस वक्त फील हुआ। और जब मैं ये स्टोरी बताता हूँ किसी को तो सब बोलते हैं कि ऐसा ही 2-3 और एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, तो सब बोलते हैं कि आपके साथ साथ महादेव चल रहे हैं। और उसके बाद से मैं टारगेट नहीं रखने लगा, मैं जानने मतलब ये कर दिया कि महादेव जहाँ रोकने का रहेगा वो उस हिसाब से वो रोक देंगे। और ऐसा होता भी, अगर मैं कहीं का टारगेट रखता हूँ, अगर वहां नहीं जाता हूँ उससे पहले कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं महादेव। तो सामने से आ जाता है ऑफर कि भाई हमारे यहाँ चलो, या पास में एक मंदिर है, ऐसा आश्रम है, वो सभी। બિલકુલ, એટલે અમને છે ને વાત ઉપરથી મને એક સરસ પંક્તિ યાદ આવે છે કે માર્ગમાં મોકા રખડતા હોય છે, માર્ગમાં મોકા રખડતા હોય છે, પણ એ રખડતાઓને જ મળતા હોય છે. રખડીને તો નવું ઘણું બધું મળે. જીવનમાં સૌથી મોટું ઘડતર છે ને એ રખડવાથી થાય છે, અને રખડવાનો આનંદ કંઈક અનેરો હોય છે, એ પણ એક શિક્ષણ છે. તો આવી જ કંઈક આવી રીતે જે પરિક્રમા જે નર્મદાની કરતા હોય છે એમના પણ આવા અનુભવો આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે એમને ક્યાંક ક્યાંક એવા એ પરમ તત્વની અનુભૂતિ થઈ હોય. એમણે પણ એક અનુભવ અજીતભાઈ આપણી સાથે શેર કર્યો. બહુ સારી વાત ચાલી રહી છે, એમ થાય છે કે હજી એમની સાથે એમના એક્સપિરિયન્સ શેર કરીએ જ, પણ સમયની ખૂબ મર્યાदा છે, અભાવ છે. પણ अजीत आप कुछ कहना चाहे क्या? आप कोई एक मैसेज लेके भी चल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं सबको एक मैसेज देते हैं, वो क्या है? हाँ, एक तो ये कि अभी जैसा मतलब एक तो गवर्नमेंट ने एनजीओ ये सीएनजी वगैरह लागू किया है, और बैटरी कार वगैरह भी लॉन्च कर रही है। तो जितना हो सके मतलब पेट्रोल डीजल का कम खपत हो, और जिससे प्रदूषण कम हो, तो वो तो सरकार अपने हिसाब से जो मतलब नीति लाती है वो तो लागू करेगी। और साथ ही लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं अगर साइकिल चलाने से हमें बहुत सारा फायदा है। एक तो हमारा शरीर फिट रहता है, हाँ, और इससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब जिम जाने का। आप साइकिल से अगर आजकल के मैं बच्चे को देखता हूँ, अगर वो 8 में 7th 8 में 10th में है, तो वो भी स्कूटी बाइक से ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं। तो अगर वो साइकिल से अगर जाएंगे तो एक तो उनका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और जो घर से जिनके दफ्तर नजदीक हैं वो भी अगर साइकिलिंग से जाएंगे तो उनका भी एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और पर्यावरण बचाओ वो अभियान लेके जी, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का एक स्लोगन लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप यहाँ घूमते हैं तो कोई आप जहाँ बिहार में कहाँ से आप? मैं बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है। वहाँ पे आपका क्या बिजनेस था वगैरह क्या आप? जी, मैं मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है, बेकरी आइटम है, पिज्जा बर्गर मोमोज ये सब। तो वो बिजनेस का कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपके फैमिली से आपको ये सपोर्ट मिलता है कि पूरा इतने दिनों के लिए चले गए तो सब बिजनेस वगैरह छोड़ छाड़ के खर्चा कहाँ से उठाते हो? एक तो फैमिली हर महीने पैसे सेंड करते हैं फोन पे, गूगल पे, सपोर्ट करते हैं। और अभी मेरा बिजनेस जो है मेरा छोटा भाई देख रहा है, और उसका भी टीचर का एग्जाम निकल गया है, क्वालिफाइड है, और लेकिन उसका अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी वो मेरा शॉप देख रहा है। ये जो सब है उसी बीच में आप अपना निकल लिया जो ड्रीम है वो पूरा कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरा भारत घूमिए। कहाँ से कहाँ अभी जाने वाले हैं यहाँ पे? हमें थोड़ा दिखाइए। बिहार से निकला था, बिहार से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक लास्ट छोड़ तक गया। उसके बाद केरला, गोवा, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात में सोमनाथ दर्शन कर लिए हैं, और द्वारका भी हो गया। अभी वहाँ यहाँ से मैं उमिया माता, बेचरा जी उमिया माता और अंबाजी होते हुए आगे माउंट आबू राजस्थान में जाऊंगा। राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली के बाद उत्तराखंड में इन करूंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर वापस मैं
यूपी की तरफ जाऊंगा, अयोध्या, प्रयागराज और काशी विश्वनाथ, हाँ। फिर वापस मैं बिहार। तो कितना दिन अभी और है? अभी 2 से 2.5 महीने लगेंगे, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है तो एवरेज कम हो जा रहा है। कभी मैं 20 किलोमीटर ही चल पाता हूँ पूरा दिन में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा रहती है तो, और कभी 50 किलोमीटर हो जाता है, तो कभी ऐसे ही अप डाउन होता रहता है। ठीक तो है, जी, ચલીએ बहुत बहुत શુભકામનાएं આપકો। थैंक यू। બહુ સારી વાત આપણે એમની સાથે શેર કરી અને ભારત ભ્રમણ માટે જે નીકળ્યા છે આપની आपकी ये पूरी भारत दर्शन यात्रा है जी। और निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो ये यात्रा ही है। जी जी आप 12 ज्योतिर्लिंगों को 4 धाम दर्शन के लिए निकले हैं, तो आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो મોરબી અપડેટના વિશેષ શોમાંથી આજે અમે આજે ખાસ એક તરવરિયા યુવાનની મુલાકાત કરાવી કે જે પોતાનો શોખ પૂરો કરવા માટે અને એક મેસેજ આપવા માટે સમગ્ર ભારતનું ભ્રમણ કરી રહ્યા છે અને પોતે એક અલગ જ સમાજને પણ રાહ ચીંધી રહ્યા છે। એ બધું ચાલતું રહેશે, પણ આ બધાની વચ્ચે આપણે ક્યાંક આપણા શોખ છે એને પણ સમય આપવો જોઈએ। તો મોરબી અપડેટની આ વિશેષ રજૂઆતમાં આજે બસ આટલું જ અમે આશા રાખીએ છીએ। અમારી આ વાત આપને ગમી હશે। મોરબી અપડેટ સાથે આવા જ રીતે જોડાયેલા રહેજો। હું તો આપની સાથે આપનો દોસ્ત શંકર નેહરો માનસેતા। ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।